दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालम टेक चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, एक निवेदन करना है, एक अर्ज करनी है, एक अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और साथ ही इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी के आकृति का जो बटन है, उसको दबा दें। उससे होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जो है तत्काल मिल जाया करेगा। आप तत्काल उससे सूचित हो जाया करेंगे, जिससे आप हमारा हर वीडियो हमारा आप देख सकते हैं। साथ ही जो कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में आज के हमारे वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपनी बिरादरी के बारे में, अपने ही बारे में। अपनी बिरादरी से मतलब है पत्रकारिता के बारे में, मीडिया के बारे में। क्योंकि इस बार चुनाव में तमाम तरह के मुद्दे रहे। एक मुद्दा पत्रकारों की भूमिका को लेके मीडिया की भूमिका का भी एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय रहा। बात यहां तक बढ़ गई कि राहुल गांधी ने एक जो है एक महिला पत्रकार के लिए टेलीविजन की चैनल थी, उनको बिना उनका नाम लिए उनके चमची कह दिया। वैसे तो कोई समझ नहीं पाता किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन वो जो है वो पत्रकार महोदया समझ गई। और फिर उन्होंने पत्रकार महोदया ने एक अपना ट्वीट डाला जिसमें वो स्पष्टीकरण दिया और राहुल गांधी को जवाब दिया। तो जो लोग नहीं भी समझे थे वो भी सारे लोग समझ गए कि चमची किसको कहा गया था। और वैसे तो यह है कि अब समझने या समझाने की बात ही नहीं रह गई। मुख्य धारा की जितनी शीर्ष मीडिया है और जितनी शीर्ष जो है उसमें शीर्ष मीडिया के शीर्ष जितने पत्रकार, सबके बारे में लोग ये जान चुके हैं। सबको लोग चमचा की निगाह से देखने लगे। सबके बारे में लोग जान चुके हैं कि ये चाटुकार है। अब चाट दो तरह की असल में होती है। जो पक्षधरता की जो मीडिया होती है दो तरह की। एक तो जो पत्रकार है वो भी एक मानवीय प्राणी है, उसके भी अपने एक विचार जो है उसका भी अपना एक विचार होता है। वो भी एक रूपरेखा उसके दिमाग में भी रहती कि बेहतर समाज कैसे बनेगा। और एक पार्टी या एक किसी नेता से उसको ये लगता है कि नहीं, वो जिस ढंग से सोचता है बेहतर समाज बनाने के बारे में, वो पार्टी या वो नेता उसी ढंग से काम करने वाला, तो उससे उसका लगाव हो जाता है और वो उसका जो है पक्षधर कहीं ना कहीं से बन जाता है। तो ऐसी जो पक्षधरता है, ऐसी पक्षधरता क्षम्य है। ऐसी पक्षधरता को लेके उसे कोई कोसा नहीं जा सकता। पत्रकार को या मीडिया को ऐसी पक्षधरता के लिए तो उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। ऐसी पक्षधरता उसकी आलोचना का विषय नहीं बनता। लेकिन मीडिया और जो ब्रांडिंग का, विज्ञापन का जो एक कमर्शियल क्षेत्र है, दोनों अलग अलग है। दोनों हालांकि एक ही तरह के उपकरण, एक ही तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं एक अलग अलग है पूरी तरीके से। मीडिया क्या है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो जो चौथा स्तंभ है, इसलिए उसका एक अपना एक गौरव है, उसका एक अलग ढंग का आदर है। इसलिए एक अघोषित आचार संहिता के दायरे में वो काम करते हैं मीडिया के लोग। उस दायरे उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उस दायरे को लांघेंगे नहीं, उस दायरे की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं करेंगे। तो एक तरीके से उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है। वो सीमाओं में बंधे रहते, मर्यादाओं में बंधे रहते। जो कमर्शियल क्षेत्र में काम करते हैं ब्रांडिंग के लिए, वो भले ही मीडिया जैसा ही काम करते हो, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा दायरा नहीं होता। वो जो है, जैसे मान लीजिए वो स्लोगन अगर बनाते हैं, तो स्लोगन जो बनाते हैं उसमें जो कैचवर्ड रखते हैं वो ऐसा कैचवर्ड होता है। उसमें भी एक कला दिखाई देती है, उसमें भी कला की करिश्मा का दिखाई देता है। एकदम पता चला कि जो उनका निशाने पे जो भोक्ता है, वो निशाने के उपभोक्ताओं को तत्काल वो जो उनका कैचवर्ड आकर्षित करता है। और उसके बाद में वो जिस प्रोडक्ट को बताना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा आरामदायक है, और वो उसको उपभोक्ताओं के मन में भी वही बात उतर जाती कि नहीं, यही प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। और वो प्रोडक्ट वो जो है
वो अपने वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। लेकिन ये कमर्शियल काम है, एक बिकाऊ काम है, उसको जो है उसकी, और पत्रकारिता माने मीडिया माने उसकी, मीडिया के लोग भी अच्छी सैलरी आज के तारीख में तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं माना जाता कि ये बेकाऊ लोग हैं। ये माना जाता है कि वो एक जमीर उनके पास में होता है। पुराने पौराणिक काल के, वैदिक काल के ऋषियों की तरह उनकी भूमिका मानी जाती है कि ऋषि भले ही राजाओं से दान लेते हो अपना गुरुकुल चलाने के लिए, लेकिन ऋषि को क्या था कि ऋषि इतना निर्भीक रहता था धर्म की रक्षा के लिए कि अगर कोई धर्म विरुद्ध आचरण राजा कहे तो कितना भी शक्तिशाली राजा क्या ना हो, न केवल ऋषि उसको टोकने का साहस रखता था, बल्कि वो जो है उसको जो है उसकी निंदा करने का भी साहस रहता था, और उसका नैतिक भय इतना ज्यादा होता था। ऋषि के पास सेना भले ही ना हो, लेकिन इसी की वजह से, उसकी पवित्रता के कारण ऋषि का नैतिक भय इतना होता था कि राजा फिर उसके बाद झेप जाता था, और राजा दुस्साहस नहीं करता था कि वो अपनी अनीति को जारी रख सके। तो पत्रकारों के बारे में भी आज आधुनिक काल में ऐसी भूमिका की अपेक्षा की जाती है कि अगर कोई लोकतंत्र को अनर्थ करने वाला कोई काम कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सरकार कर रही है, तो वो जो है वो उसको टोकने का साहस उसके अंदर, पत्रकार के अंदर होना चाहिए, और वो उसको टोकने का नहीं बल्कि रोकने का साहस होना चाहिए। तो पत्रकार वो जरूरत ना कर पाएगा, पत्रकार उसकी असलियत को, उसको कटघरे में अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अखबारों में या मीडिया की जो अन्य विधाएं हैं उसमें जो कटघरे पे जो खड़ा कर दे, तो हिल जाए वो सत्ता, और वो सत्ता फिर जो है अपना समझ ले कि नहीं अब हमारी खैर नहीं है, तो सत्ता तत्काल उसके पैर वहीं पर कम दान गई। लेकिन क्या आज वो हैसियत उसकी रह गई मीडिया की? क्षेत्र आज मीडिया जिस ढंग से काम कर रही है, जिस दिन से खासतौर से मोदी जी जिस दिन से स्थापित हुए हैं, उस दिन से तो मोदी जी के प्रति मीडिया की आसक्ति ने सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है किसी नेता के प्रति ऐसी आसक्ति है। हमारा लोकतंत्र 75 वर्ष से अधिक समय का हो चुका। इस बीच में कई कालखंड रहे, जैसे नेहरू जी के समय भी मीडिया का एक बड़ा वर्ग, उस समय जो चोटी के अखबार वाले थे कई पत्रकार, वो लोग नेहरू जी के प्रति बड़ी उनकी नेहरू जी को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वो आदर भाव से देखते थे, उनके सम्मान में जरूरत से ज्यादा बंधे होते थे, और वो उनका जो है उनका महिमा मंडन जो करते थे, उससे पत्रकार जो बाकी जो दूसरे निरपेक्ष टाइप के जो पत्रकार थे, उन्होंने कई बार इसको लेके आपत्ति की, और उन पत्रकारों को झिड़का के नहीं, आप नेहरू जी में तमाम सारी अच्छाइयां होंगी, लेकिन आपको इस सीमा तक पत्रकार को इजाजत नहीं को किसी को इस सीमा तक कि उसे भगवान के बराबर, भगवान की तरह उसका एक तरफा मतलब जो है वो यशगान करने में लग जाए, इसकी इजाजत नहीं, इसकी इजाजत पत्रकार को नहीं है। वो उसको टोकते थे और पत्रकार झम जाया करते थे। यही कारण है कि बाद में पत्रकारों की ऐसी जमात सामने आई जिस पर समाजवादी और जो है वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था, और जो पत्रकारों की जमात ये घोषित करती थी कि ये जो है पूंजी परस्त है, पूंजीवादी परस्त है कांग्रेस की सरकार, और ये इसलिए जनता के हितों के साथ इससे न्याय नहीं हो सकता, ये पूंजीपतियों के हितों को मजबूत करने का काम करती। दिनमान जैसी पत्रकार थी जिसका रुतबा ये था कि आईएएस की तैयारी उस समय के जो लड़के कर रहे होते थे, अगर वो नहीं पढ़ते, अगर हिंदी में अगर दिनमान ना पढ़ी होती, उनके आंखें में दिनमान ना आता होता था, तो ये माना जाता था कि आईएएस की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। वो दिनमान का रुतबा था, और दिनमान में छपता था। और दिनमान, और मजे की बात ये थी कि ऐसा भी नहीं कि दिनमान कोई श्रमजीवी पत्रकारों की पत्रिका हो। दिनमान को चलाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे, वो खुद पूंजीवादी थे, खुद एक बड़े उद्योगपति थे। लेकिन वो जो साहू शांति प्रसाद जैन थे, उन्होंने कह रखा था कि वो चोटी के विद्वानों को, चोटी के साहित्यकारों को अपने प्रकाशनों का संपादक बनाते थे, उन्हें पूरी आजादी देते और कहते थे कि हम गरिमा के साथ हमारे प्रकाशन के कोई अन्याय नहीं चाहिए, हमारी पत्रकारिता की गरिमा सबसे एक विशेष प्रकार की गरिमा होनी चाहिए समाज में, उसका विशेष प्रकार का आदर होना चाहिए, भले ही वो उससे घाटा हो हमको, हम घाटा दूसरे धंधों से पूरा कर लेंगे।
अब लेकिन जब उन्हीं के वंश में आगे चल के समीर जैन जैसे लोग आए, उन्हीं की जो पीढ़ी, जब आगे की पीढ़ी में समीर जैन आए, तो समीर जैन ने एक दिन पूरी परेड करा दी। वो तो आर्थिक उदारीकरण की दौर के मालिक थे, उन्होंने परेड करा दी पूरी अपनी दिनमान की संपादकीय टीम की। और उससे कहा कि ये नंगे भूखों के बारे में लिखते हो, जो ना हमारी पत्रिका खरीदते ना हमको विज्ञापन देते, इससे हमको घाटा हो रहा है। अगर हमें पत्रिका में मुनाफा चाहिए, मुनाफा के लिए मुनाफा अगर मिलेगा तब तो हम ये पत्रिकाएं चलाएंगे, वरना हम बंद कर देंगे, दिनमान को बंद कर देंगे। अगर आप कोई ऐसा रूपरेखा बना सके जिससे दिनमान फायदे में चल सके तब तो आप काम करिए, वरना अपना अपना हिसाब किताब करा के भाग जाइए। सारे लगभग दिनमान की पूरी टीम भाग गई। उस समय पे आए थे घनश्याम पंकज, वो जो है वो आधुनिक पत्रकारिता वाली, आधुनिक पत्रकारिता के जो की पौध थे उस समय की, वो जानते थे आधुनिक पत्रकारिता का मर्म, तो उन्होंने गारंटी ली और उन्होंने कहा कि हम एक रखा एक आइडिया कि हम अतिथि संपादक बनाएंगे ग्लैमर की दुनिया के लोगों को, उससे हमें विज्ञापन भी ज्यादा मिलेंगे और हमें पाठक भी मिलेंगे। तो उन्होंने फिल्मी दुनिया में उस समय जो हेमा मालिनी का बड़ा नाम था, तो एक अंक का संपादक हेमा मालिनी को बनाया। क्रिकेट की दुनिया में कपिल देव का बड़ा नाम था, कपिल देव को बनाया। इससे विज्ञापन आया दिनमान में, चल लगा कि दिनमान चल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं चला पाई, ये बात अलग है। दिनमान बंद हो गया। लेकिन हम बता रहे कि ये जो है मीडिया के बारे में एक धारणा थी, अगर मुनाफा भी कमाने की, जब वो भी आई समीर जैन भी, तो मुनाफा भी एक सीमित मुनाफा कमाने की बात थी। ये नहीं कि मुनाफा के लिए सब कुछ बेच देंगे। लेकिन आज दौर कैसा आ गया, आज तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे जो पत्रकार, जिनका जमीन जिंदा जो पत्रकार है, वो जो है वो उन्होंने आज तक पर बाबा रामदेव का इंटरव्यू ले लिया और उसमें तीखे सवाल कर लिए। बाबा रामदेव सबसे ज्यादा आज तक के सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं में से एक थे। उन्होंने अगले दिन आज तक के मालिकान की खबर ले ली और ये हुआ कि पुण्य प्रसून वाजपेयी बाहर कर दिए गए। ज्यादातर पत्रकारों का आज एक यही हादसा हुआ, क्योंकि वो पत्रकार जो असली है उसके अंदर तो जमीर रहता है, वो उस जमीर के रहते हुए एक सीमा से ज्यादा वो अखबार के व्यवसायिक हित के लिए या अपने व्यवसायिक हित के लिए समझौता नहीं कर सकता। लेकिन आज जिनको आप पत्रकार समझ रहे हैं, जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हो या प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हो, वो दरअसल वो पत्रकार नहीं है, वो केवल अपने कैरियर की सोचने वाले लोग हैं। जैसे फिल्मी दुनिया में सोचते हैं कि हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एक फिल्म चल जाए तो भी उसी में वो कई सौ करोड़ रुपए अपना बढ़ा लेते हैं। तो वो केवल अपना अपना तनख्वाह, अपनी भक्ति, अपनी सुख सुविधा बढ़ाने की फिराक में रहते हैं और उसके लिए वो उनसे चाय जैसा लिखवा लो, चाय जैसा उनसे दिखवा लो। तो उनके लिए कोई हद नहीं है, उनके लिए ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि नहीं हम इस सीमा से ज्यादा नहीं करेंगे, इससे तो हमारी जो है हमारा गौरव कलंकित होगा, हमारी साख कलंकित होगी। तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मतलब आप उनका मुंह मांगा पैसा दीजिए। इसीलिए आज सैलरी बहुत अच्छी है, आज तो करोड़ों रुपए में वेतन मिल रहा है। बड़ी बड़ी तो जो घृणा की निगाह से लोगों में देखे जा रहे हैं जो एंकर, उनका वेतन आज वो किसी उद्योगपति से ज्यादा उनके ऐश है। तो ये आ रहे और लोग आप उनको पत्रकार समझ रहे हैं। तो इन सबको तो सरकार को भी पता है कि जब जो आज सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो जनहित के जनता को विश्वास में लेके और अपना राजनीतिक वजूद बनाना, अपना राजनीति में सर्वाइव करना, ये बड़ा मुश्किल काम, ये बड़ा मशक्कत का काम। जनता तो करोड़ों की जाएंगे, 140 करोड़ की जनता, किस किस को खुश करते पड़ेंगे। इतनी बड़ी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने श्रम की जरूरत है, कितना फिर जिनके उनका सबके अधिकारों की परवाह में जो प्रभावशाली लोग हैं उनके अधिकार कहीं हैं कहीं कर्टेल होंगे और फिर वो उनका फिर विरोध झेलिए। उनका विरोध झेलने में भी कितनी कठिनाई का सामना करना, कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो वो इस मशक्कत में इसमें नहीं पड़ते, वो शॉर्टकट तरीका अपनाते अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, सत्ता मजबूत करने के लिए। उस शॉर्टकट के तरीके भी है कि उनको लोगों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लोगों के हितों की परवाह करनी नहीं, लोगों को कैसे जो है संबोधित, लोगों को अगर बस करना है तो एक तो दमन के जरिए और एक सम्मोहन के जरिए। तो दमन के जरिए तो खैर उनका एक तरीका है, वो तो एक तरह से उनके जो आधुनिक उद्योगपति हैं जिन पर सरकारें मेहरबान हैं, ये उनके लठैत हैं, वो
जनता को नियंत्रित करने का एक तो काम वो करते हैं, एक जो भ्रष्ट नौकरशाही है वो जनता को नियंत्रित करने का काम करती है, और जो सम्मोहित करने का काम है वो सम्मोहित करने का काम वो मीडिया के जरिए करती है। तो मीडिया पे पैसा लुटा के एक शॉर्टकट तरीके से वो जनता की जो चेतना है, जो एक सही चेतना है, वो चेतना वो तंद्रा में जनता को डुबोने का काम कर रही है, ढंग से प्रचार करने का काम करती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं कि ये पहली बार ये मीडिया को भ्रष्ट करने का जो काम है, इस ढंग से मीडिया से इस ढंग से काम लेके मीडिया को एक साधन बना के लोगों को जो है भुलावे में रखने का एक साधन बना के इस्तेमाल करने का जो ये काम में ये हो रहा है, ये कोई पहली बार हो रहा है। ये तो जो विपक्षी खेमा है, जो इंडिया गठबंधन, ये इसके भी पूर्वज इसके लिए कम दोषी नहीं है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इस सूबे के अंदर सबसे पहले पत्रकारों को भ्रष्ट करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। वो जब पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी है तो पूरा काला चिट्ठा सामने आया था कि किस पत्रकार को सरकारी खजाने से मुलायम सिंह ने कितना रुपया दिया, वो उसका स्तुतिगान करे। और वो लोग वो नहीं थे कि उनकी समाजवादी विचारधारा के लोग, पत्रकारिता भी एक तरीके से एक मोर्चा होता है किसी विचारधारा का। वो जैसे आरएसएस की विचारधारा का एक पत्रकार का मोर्चा है, तो जो आरएसएस की विचारधारा की पत्रकार अगर उनकी मोदी सरकार मदद कर रही तो कोई गलत नहीं है, वो तो करना चाहिए। अपनी विचारधारा की कलाकारों को, अपनी विचारधारा के रंग कर्मियों को, अपनी विचारधारा के पत्रकारों को, हर सब मोर्चा जो संभाल के चलती है एक विचारधारा, वही विचारधारा के हाथ में सत्ता आ पाती। जो ऐसा नहीं करती वो नहीं कामयाब होती। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उससे कोई वैचारिक मोर्चा नहीं संभाला था, ये पत्रकारों को जो भ्रष्ट बनाने का काम किया था। उन्होंने जो पैसा बांटा उसमें तो सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोग लाभान्वित हुए। जैसे वो इतना पतित पार्टी, इतना पतित संगठन कहते रहे संघ को, लेकिन उनको ने जब लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की तो उन्होंने ये दिमाग में ख्याल नहीं किया, बल्कि सही बात तो ये ना पूरा ख्याल करके ये कहा कि संघ के लोग ज्यादा लाभान्वित हो, संघ के लोगों को ज्यादा फायदा मिले, इसीलिए लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की गई और उससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली। और बाद में तो उन्होंने खुलेआम आशीर्वाद दिया। तो मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनने का वो तो सबके सामने है। तो कहने का मतलब है कि दूध का धोया कोई नहीं है, दूध के धोए इंडिया गठबंधन ने भी दूध का धोया कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, मीडिया, और यदि कोई स्तंभ भी गिरेगा तो लोकतंत्र की इमारत गिर जाएगी। इसलिए लोगों की जिनके हित लोकतंत्र से जुड़े हुए, जिस लोकतंत्र की वजह से आज उनको बोलने की आजादी मिली हुई है, आज उनके रोजगार की चर्चा की जाती है और तमाम सारे उनको अधिकार मिले हुए हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा सीधे जाकर उनके अधिकार कुचले जाने पे खटखटा सकते। उस लोकतंत्र को अगर उन्हें बचाना है तो उनको मीडिया को भी पटरी पर, मीडिया पर भी अंकुश लगाने का काम करना पड़ेगा। मीडिया जो दूसरों को कटघरे में खड़ा करती है, उस मीडिया को खड़ा करने का काम जनता को करना पड़ेगा, ताकि वो मीडिया अपनी जिम्मेदारी का ढंग से निर्वाह करे और लोकतंत्र मजबूत बना रह सके। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि इस बीच में जो मुख्य धारा की मीडिया है वो तो बहुत बड़े पूंजी का खेल बन गई है, जिसमें कोई श्रमजीवी पत्रकार या कोई छोटा मोटा आदमी कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संस्थान चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, अखबार भी कराने की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया के रूप में एक प्लेटफॉर्म सामने आया है, जिसमें अपना जमीन रखने के कारण जो मुख्य धारा के जो असली पत्रकार है, जो बाहर निकल के सामने आए, वो उन पत्रकारों वो पत्रकार उस मंच पे काम कर रहे, और वो सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होल्ड कर रही, बल्कि उससे आगे बढ़ रही। व्यूअर्स, जो नई जो पीढ़ी है वो सोशल मीडिया को ज्यादा देख रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो धीरे धीरे उब रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया में भी हालांकि ऐसे लोग हैं जो एक तरफा या तो मोदी सरकार की निंदा करते क्योंकि उन्हें दूसरे पद से पैसा मिल रहा होता है, या वो एक तरफा तारीफ करते क्योंकि उन्हें सरकारी पद से पैसा मिलता रहता। लोग जो है समझ जाते हैं कि ऐसी जो सोशल मीडिया में ऐसे बिके हुए लोग कौन,
और उनकी छटनी कर देते, उनको बहुत ज्यादा व्यूअर्स नहीं मिलते, उनको उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलते, तो उनकी छटनी होती जाती है। लेकिन बाकी जो है मुख्यतः सोशल मीडिया में मुख्यतः जो है बहुत समालोचना हो रही है, आलोचना नहीं हो रही। बहुत जो है हो सकता है किसी का एक झुकाव को ज्यादा हो, लेकिन फिर भी एक तरफा नहीं, बड़ी तार्किक ढंग से अगर वो सरकार की आलोचना भी करता है तो उसमें भी एक तार्किकता होती है। और अगर वो जो है अगर उसकी सरकार की कहीं उसको ये लगता है सरकार की सराहना करने का है तो उसमें भी एक तार्किकता होती है। और जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज ब्रांडिंग के लिए ऐसी चीजें दिखाई जा रही, मोदी जी जो है किस तरीके से उतर रहे हैं, वो मोदी जी कैसे दंडवत हो गए, वो मोदी जी ने पानी कैसे पिया, जो अप्रासंगिक चीज है, खबरों से इनका कोई मतलब नहीं, जो खबरों की परिधि में आती नहीं है, इन चीजों को सोशल मीडिया में कोई स्थान नहीं है। तो जो कमर्शियल काम है ब्रांडिंग का, वो धीरे धीरे वो दिखाई दे रहा है कि वो जो है वो काम पत्रकारिता का काम नहीं, लोग समझ पा रहे कि ये जो काम हो रहा है इसको हटाना है, ये तो एक तरह से कीचड़ है, ये तो जो है कूड़ा है, ये अपद्रव है, इसको बाहर फेंकना है, भाग फेंकना है। लोगों में ये समझदारी विकसित हो रही है। तो ये चुनाव खत्म होने जाने वाले हैं, एक हफ्ते के अंदर सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा, कौन सरकार बन रही कौन सरकार नहीं। लेकिन लोकतंत्र में विचार विमर्श चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें लोगों की चिंतन की प्रक्रिया में वो सारे पहलू शामिल रहते हैं जिससे जो समाज की बेहतरी से जुड़े हुए होते। तो उसमें अब लोग ये मीडिया के पहलू को भी शामिल कर लें कि मीडिया को पटरी पे रखने का काम कैसे करें कि अगर मीडिया के बारे में भी एक सम्यक मीडिया कैसे अस्तित्व में आए, कैसे अस्तित्व में रहे, इस बारे में आप चिंतन करेंगे तो वो अपने आप ही उन लोगों की उनकी टीआरपी गिरा देंगे जो विशुद्ध कमर्शियल दृष्टिकोण से काम करें। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उन अखबारों का प्रसार खत्म हो जाएगा जो विशुद्ध कमर्शियल एटीट्यूड से काम कर रहे हैं। और मीडिया जो है मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में चौथा स्तंभ है मीडिया लोकतंत्र का, वो चौथे स्तंभ के रूप में और ज्यादा मीडिया निखर के सामने आएगी। हमारी शुभकामना है कि आपके चिंतन से इसमें इस कामयाबी मिले, ये आपका चिंतन इस दिशा में फलीभूत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो, बंद तो करो पहले। अरे यार, की बात तो बाद में होती है, बंद हम यहाँ से कैसे करें।